दोस्तों अभी हाल में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 इक्विटी कैसे उच्चतर संस्थानों में या बड़े बड़े संस्थानों में कैसे प्रमोट किया जाए इक्विटी को, उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और ये यूजीसी एक्ट पहले से है और जिसमें एक 2012 में संशोधन हुआ था और उसके बाद अभी संशोधन हुआ है 2026 जनवरी में, और वो गैजेट के थ्रू लागू कर दिया गया। तो अच्छा, ये जो बनाए गए थे यूजीसी एक्ट के अंदर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस, प्रमोशन ऑफ इक्विटी कैसे प्रमोट किया जाए, ये जो रेगुलेशन थे ये सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें वर्तमान सीजीआई भी थे, उसी बेंच के दिशा निर्देश के अनुसार ये बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पे स्टे लगा दिया है और 2012 के जो नियम हैं उसी को ही अभी जारी रखने का आदेश दिया है। अच्छा, ये जो रेगुलेशंस आए थे क्योंकि यूजीसी ने ये माना था कि हाँ, हमारे संस्थान में जातिगत भेदभाव होते हैं, तो जाति के आधार पे SC ST OBC के साथ होते हैं और बाकी और भी क्राइटेरिया उन्होंने दिया है जिसके आधार पे भेदभाव होते थे, डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसमें कास्ट तो एक है, दूसरा था जेंडर के आधार पे, रेस के आधार पे, लिंग के आधार पे, और क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसमें EWS आता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट के लिए है, तो वो भी था इसमें। तो वो ऐसे सबके लिए, मतलब किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया था। फिजिकल हैंडीकैप्ड के आधार पे, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड तो किसी भी जाति और धर्म का हो सकते हैं, और वुमेन तो वो वुमेन भी किसी भी जाति धर्म की हो सकती हैं, तो वुमेन पूरा इंटायरली सभी वुमेन के लिए था। तो ऐसे करके ना सब थे। और ये जो पायल तड़वी और रोहित वेमुला, जिनकी एक तरीके से इन संस्थानों में जो जातिगत भेदभाव, हैरेसमेंट और वो जो अवसर नहीं दिए गए उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया था, तो इन दोनों की माताओं ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया था कि आप अपने नियम को और सख्त बनाइए, और यूजीसी का वो एक प्रशासनिक उस पर रिस्पॉन्स था। खैर, मैं आज ये इस पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मेरी चर्चा है, ये जब यूजीसी के बारे में जो ये विरोध हो रहा था तो एक शब्द काफ़ी प्रचलन में आ रहा था जिसको लेके ये दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कि ये बहुत अभागे हैं और इनका एक बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज किया जा रहा है। जैसे कुमार विश्वास ने लिखा, अभागा स्वर्ण सवर्ण। तो आज मैं ये सवर्ण शब्द के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि सवर्ण शब्द कहाँ से आया, आज वर्तमान भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या कानून के आधार पे इसकी कोई एक वैधानिक मान्यता है या नहीं है सवर्ण शब्द की। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरा मकसद किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं है, ना ही कोई इसमें कुछ ऐसा निकालना है जिससे टकराव महसूस हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है जागरूकता के लिए कि सवर्ण शब्द की उत्पत्ति कब हुई, इसका इतिहास क्या है, धार्मिक ग्रंथों में इसको कैसे परिभाषित किया गया है। तो जो अपना भारत, अपना देश है, इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि संविधान में डिफाइन किया गया है, तो इसकी जो सामाजिक संरचना है, भारत की जो सामाजिक संरचना है बहुत जटिल है, और वो सिर्फ तिथि या महत्वपूर्ण घटनाओं से नहीं, कुछ शब्दों से भी पता चलता है कि वो कैसे कैसे इसका जो सामाजिक विन्यास है वो बदलता रहा है समय समय पर। तो वो शब्दों में भी दर्ज है। कुछ शब्द तो समय के साथ साथ बदल जाते हैं, पर कुछ शब्द सामाजिक स्मृतियों में एज इट इज़ टिके रहते हैं या बनाए जाते हैं, उनकी प्रासंगिकता बनाई जाती है ताकि पास्ट का जो गौरव है वो अनुभव किया जा सके या श्रेष्ठता अनुभव किया जा सके। ऐसा होता है शब्दों में। तो ऐसा ही एक शब्द है सवर्ण। इस शब्द को समझना किसी व्यक्ति या समुदाय की आलोचना करना नहीं है, ये इतिहास, भाषा और संविधान के साथ समझने योग्य है, और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवर्ण को अगर भाषा विन्यास के हिसाब से देखें, संधि विच्छेद करें, तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। संस्कृत का सु और वर्ण, सु मतलब सुंदर
श्रेष्ठ, उत्तम यानी सबसे अच्छा वर्ण। तो भाई कोई सबसे खराब वर्ण भी होगा। तो जो भारत का जो प्राचीन सामाजिक विन्यास है उसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो जैसे एक पिरामिड की अगर संरचना के हिसाब से देखें, जैसे पिरामिड ट्रायंगल होता है, तो सबसे टॉप पे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, इस तरीके से 4 वर्ण बनाए गए हैं। तो जो प्रचलन में आता है, जो पहले के 3 वर्ण हैं, टॉप 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको सवर्ण कहा गया है। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन या जो विभाजन किया गया है वो कर्म के आधार पर या योग्यता, टैलेंट के आधार पर नहीं है, ये जन्म के आधार पर विभाजन है। जन्म के आधार पर बताता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं ये सवर्ण है। तो अब ये सवर्ण शब्द कहाँ से आया? अगर वेदों की तरफ जाते हैं तो क्या वहाँ पे इसका कुछ वर्णन है सवर्ण शब्द का? तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें इसका बीज मिलता है, सवर्ण शब्द नहीं मिलता, पर जैसे सवर्ण शब्द का जो आज वृक्ष बना हुआ है तो उसका जो बीज है वो वहाँ पे मिलता है। तो उसमें जो सूक्त है वो है ब्राह्मणों अस्य मुखमसीद बाहुराजन्य कृत उरुतदस्य यद्वैश्य पदम्भ्याम शूद्रो अजायत। यानी ब्राह्मणों अस्यम मुखमसीद बाहुराजन्य कृत उरुतदस्य यद्वैश्य पदम्भ्याम शूद्रो अजायत। यानी ये एक तरीके से, मतलब आप ये सोचिए कि एक कॉस्मिक रूपक अलंकार की तरीके से बताया गया कि ये जो समाज है ये बहुत बड़ा, यानी पूरा भारत क्या पूरा विश्व का जो समाज है ये एक बहुत विराट पुरुष का एक शरीर है जिसका जो मुख है वो ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण है, और जो बाहु है वो क्षत्रिय राजा, और जो पेट मतलब उरु तदस्य यद्वैश्य यानी पेट के बाद का जो हिस्सा है यानी जंघाएं वगैरह ये आपका वैश्य है, और जो पदभ्याम शूद्र अजायत और जो पैर हैं वो शूद्र हैं। तो इस तरीके से एक रूपक अलंकार की तरह बताया गया सामाजिक जो ढांचा है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको बताया गया कि ये एक विराट पुरुष के ये जो शरीर के जो अंग हैं उसके हिसाब से उन्हें बताया। अब जो इनका नियम है वो धर्मसूत्रों में इसको दिया गया, जैसे गौतम धर्मसूत्र है, आप स्तंभ आदि में द्विज के रूप में ये वर्गीकरण किया गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज बोला गया, और शूद्रों मतलब चौथा वर्ण है वो द्विज नहीं है। और उसी हिसाब से जो अधिकार बताए गए शिक्षा में, अनुष्ठानों में, संपत्ति में, दंड में, ये सब जन्मानुगत मतलब जन्म से जो व्यवस्था दिखती है कि जन्म के आधार पर जिस जो वर्ण में है उसके उस हिसाब से अधिकार सुनिश्चित किया गया। यहीं से सामाजिक आचार का रूप बनता चला गया। फिर आते हैं मनुस्मृति, जो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बाद का यानी लगभग 400 साल के बीच के दौरान है जहाँ पे मनुस्मृति आती है। और उसी चीज़ को जो कि स्मृतियों में था, ऐसे प्रचलन में था, बातचीत में था, उसको संहिताबद्ध यानी कोडिफाइड कर दी गई उस व्यवस्था को, एक तरीके से लीगली अमली जामा पहना दिया गया। तो मनुस्मृति में वर्ण के आधार पर ही आपके राइट्स, अधिकार, दंड, विवाह, संपत्ति आदि का लिखित ढांचा उसमें मिलता है। तो जो मनुस्मृति का जो दोहा है मैं रेफर कर रहा हूँ, ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्या त्रयो वर्णा द्विजा दया चतुर्थ एक एव वर्णा शूद्रो नास्ति तु पंचमा। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 जो वर्ण हैं ये द्विज हैं, चतुर्थ एक एव वर्ण शूद्र, वो चौथा वर्ण जो है शूद्र, नास्ति तु पंचमा मतलब 5वां कोई वर्ण नहीं है। और जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का था, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृत उरुतदश यद्वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत, उसको भी मनुस्मृति में कोडिफाइड कर दिया गया। मतलब बीज वहाँ से लिया गया और इसको इस तरीके से कर दिया गया। फिर
जो दंड हैं वो अलग अलग बताए गए कि ब्राह्मणस्य कृतो दंडो लघुरेव विधीयते, शूद्रस्य तु भवेद दंडो गुरुरेव न संशय। मतलब अगर एक ही तरीके का क्राइम या कोई मतलब समाज में कोई गलत काम किया गया है एक ही तरीके का, तो अगर वो ब्राह्मण द्वारा किया जा रहा है तो उसका जो पनिशमेंट है वो बहुत कम होगा, ना के बराबर। पर अगर वो शूद्र के द्वारा किया गया है तो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसा इसमें मनुस्मृति के इस श्लोक से है। फिर बाद में गीता आती है, भगवत गीता। तो भगवत गीता में जो दोहा मिलता है उसमें वो गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया गया है, पर वो एक तरीके से दैवीय प्रकृति यानी देवता के द्वारा बनाया गया है, ऐसा एकदम स्पष्ट कर दिया जाता है। तो उसमें वो श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा, तस्य कर्तारमपि माम विद्वय कर्तारम व्ययम। मतलब ये जो 4 वर्ण बनाए गए हैं गुण कर्म विभाग के आधार पर, मैंने ये बनाए हैं लेकिन मैं इनमें लिप्त नहीं हूँ। इस तरीके से गीता में ये उल्लेख आता है। तो मतलब पुरुष सूक्त में एक तरीके से रूपक अलंकार, एक वहाँ पे एक रूप डिफाइन किया गया था एक सांकेतिक रूप से, और मनुस्मृति में उसमें सामाजिक नियम के तहत उसको कोडिफाइड कर दिया गया। और गीता ने वो गुण कर्म की भाषा के हिसाब से बताया, लेकिन वो मनुस्मृति के हिसाब से ही चलता चला आ रहा है। मतलब उसमें ये एक तरीके से बता दिया गया कि ये तो देवताओं के द्वारा ही बनाया गया है। अब हम आते हैं भारत के संविधान पर। तो भारत का जो संविधान है, आज हमें लगभग आज़ाद हुए या संविधान लागू हुए लगभग 75 साल हो गए। तो 75 साल हो गए, तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो ये कोडिफाई किया गया कि जन्म आधारित श्रेष्ठता या न्यूनता को मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी जन्म आधारित जो श्रेष्ठता बताई जाती थी वो नहीं मानी जाएगी। और जो कानूनी वर्गीकरण किया गया संविधान में वो बताया गया, जैसे SC, ST, OBC और जनरल, ये 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया। तो ये सवर्ण और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब कानूनी वर्गीकरण नहीं है। कानूनी वर्गीकरण क्या है? SC, ST, OBC और जनरल। तो सवर्ण जो शब्द है वो एक सामाजिक और ऐतिहासिक शब्द है, संवैधानिक शब्द नहीं है। अब संविधान के जो अनुच्छेद हैं 14 से लेकर 17, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं यानी मूलभूत या मौलिक अधिकार है, तो वो उसमें क्या बात करी जाती है? तो आपका समानता की बात होती है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में जो जितने तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात होती है, वही जो UGC इक्विटी लाने की बात हो रही थी। और 16 है अवसर की समानता, और 17वां है अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समूल नाश करना, उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना, और उसके लिए सख्त उसमें वो है। तो मतलब ये एक सामाजिक वैचारिक शब्द है सवर्ण, कानूनी शब्द नहीं है। अब इसकी जो पर आज भी कुछ लोग सवर्ण शब्द यूज करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके ये कारण हो सकते हैं कि भाई जो वंशानुगत परंपरा जो चली आ रही है क्षेत्र के आधार पे, पारिवारिक जो बोलचाल की भाषा है, घर परिवार के अंदर बोलचाल की भाषा है, या हम अपनी उस संस्कृति को यूज करते हैं जब हम सवर्ण मतलब एक श्रेष्ठ वर्ण और ये उस तरीके से है। तो कानून में तो बदलाव कर दिया गया, पर सामाजिक जो सोच है वो अभी भी नहीं बदली है। वो धीरे धीरे बदलती है, धीरे धीरे बदलती है। तो आज जो जनरल है वो एक प्रशासनिक कैटेगरी है। सवर्ण कहना कई बार मतलब ये हो सकता है कि भाई नैतिकता, ऊंचाई या सांस्कृतिक मूल दावा कि हम बहुत ऊंचे हैं, वो सोच अभी भी कहीं ना कहीं बाहर आई जाती है। तो आज अगर हम सब बराबर हैं और संविधान लागू है, तो यहाँ मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिजर्वेशन का जो मूल वो है ये क्यों लाया गया था उसका बिल्कुल आधार एकदम क्लियर है। वो रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, और आज हमारे देश में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो रिजर्वेशन के अंडर नहीं आता है। जैसे EWS है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, SC ST OBC के लिए नहीं है। SC ST OBC के लिए जो आप शैक्षणिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे जो पिछड़ापन है उनके लिए समान अवसर दिए गए हैं, ताकि लगभग सब लोग बराबर आएँ। जैसे कि बोला गया है कि जो इक्वालिटी होती है वो सेम टाइप के पीपल के लिए होती है, यानी
जो समानता है वो समान टाइप के लोगों के लिए है, असमान लोगों के बीच में समानता नहीं हो सकती। वहाँ पे इक्विटी आपको दे के उनको समान किया जाएगा। तो अगर आज सब लोग बराबर हैं तो भाई सवर्णता किस बात की? क्यों सवर्ण शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? कुछ लोग तो स्वर्ण भी बोल देते हैं। स्वर्ण मतलब उसका भ्रंश रूप है, या तो वो मतलब गलती से निकलता है या जानबूझ के बोलते हैं। तो स्वर्ण जैसे अब जो धातुएं हैं, सोना चांदी, तो सोना भाई सबसे महंगा है तो उस स्वर्ण, तो बाकी फिर पीतल तांबा चांदी ऐसे बोला जाएगा। तो समानता किस बात की? और अगर आज सब बराबर हैं और योग्यता और मेरिट की बात की जा रही है, तो कोई एक वर्ग अपने आप को इस तरीके से कैसे सवर्ण कह रहे हैं? तो सवर्ण कहने से क्या जाने अनजाने में एक अवर्ण जैसी द्वंद्व भाषा भी जन्म ले रही है? क्या पहचान का आधार अब नागरिकता नहीं होना चाहिए, या अभी भी जन्म के आधार पर ही पहचान बनाई जाएगी? अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि हम लोग किसी की इसमें आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं और समझ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सवर्ण शब्द है, इसकी यात्रा कहाँ से आई, शब्द कैसे बनते हैं और समाज उनके अर्थों को कैसे ढोता है। तो आज का भारत समान नागरिकता की भाषा बोलता है, तो यही भाषा सम्मान और अवसर की नींव है। इसलिए यह निर्णय व्यक्तिगत है कि शब्द का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर इतना सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या यह शब्द आज भी हमें जोड़ रहा है या अनजाने में एक दूरी बना रहा है। बस इतना ही कहना था कि बाकी सब आप लोग समझदार हैं। अगर किसी को कोई भावना, किसी की भावना ठेस पहुंच रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस शब्द की उत्पत्ति और इसके इतिहास को लेकर ही था। धन्यवाद।